आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 2 का ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का ये भाग 2 है और भाग एक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप देख सकते हैं, या इसी चैनल प्ले लिस्ट भी अलग से बना हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये स्पेशल बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें पेपर 1 अच्छा तरह से कंप्लीट कर लिए और पेपर 2 भी चैप्टर 7 कंप्लीट आज हो ही जाएगा। उसके बाद और एक चैप्टर है, उसके साथ पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नया बैच चालू होने वाला है, आपको पता भी है नया बैच चालू होने वाला है। तो नया बैच अगले दिन से चालू होगा, ये आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक और चैप्टर बचा हुआ है तो वो भी चैप्टर जल्दी करवा दिया जाएगा। लेकिन अगले दिन से क्या हो जाएगा, अगले दिन से नया बैच चालू हो जाएगा, वो एकदम शुरू से चालू होगा। वो बताए भी थे कि नया बैच कैसे चालू होगा, क्या होगा, एकदम शुरू से चालू होगा। ये अगले दिन से चालू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगले दिन से नया बैच चालू हो जाएगा और आज ये चैप्टर 7 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसके अलावा और भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 7 में हम लोग क्या पढ़ाए थे, पिछला वाला भाग आपने देखा होगा तो उसमें पढ़ाए थे ट्यूडर काल के बारे में। ट्यूडर काल ये इंग्लैंड के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर ट्यूडर काल के बारे में हम बताए थे। तो ट्यूडर काल का कब से कब तक समय था, 1485 से लेकर 1603 तक। और 1603 के बाद कौन सा वंश वहां पर आया, जो स्टुअर्ट वंश है, स्टुअर्ट वंश आया वहां पर। और 1485 में इस वंश की स्थापना क्यों हुई, और इससे पहले गुलाबों का युद्ध चल रहा था। अब गुलाबों का युद्ध क्या था ये पिछले वाले भाग में हम बता दिए, अच्छा से विस्तार से समझा दिए, अगर नहीं देखें तो पिछला वाला भाग इसका देख लीजिएगा। वो 1485 में गुलाबों का युद्ध खत्म हो गया। 1485 में गुलाबों का युद्ध खत्म होने के बाद फाइनली जीता कौन, ट्यूडर वंश का जो हेनरी सप्तम था वो जीता और ट्यूडर वंश की स्थापना इसने कर दी। अब देखिए ये जो गुलाबों का युद्ध था ये इनका आपसी लड़ाई था। किनका आपसी लड़ाई था, देखिए क्या था। पहले क्या होता था, पहले बात समझिए, पहले राजा जो होते थे शादी बहुत सारा कर लेते थे, बच्चे भी बहुत सारा हो जाते थे। लेकिन वो ये बात नहीं समझते थे कि वो तो अभी राजा हैं, ठीक है, वो अभी राजा है, लेकिन उनके बाद बहुत सारे बच्चे हैं तो उनमें राजा बनने में लड़ाई तो होगा ना। एक दो होते तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत सारे जब बच्चे होंगे तो राजा बनने के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई किसी और पद पर। अब राजा का लड़का है तो सैनिक तो बनेगा नहीं, वो भी क्या चाहेगा, भले योग्य हो चाहे ना, वो भी क्या चाहेगा कि हम राजा के लड़के हैं तो कम से कम राजा नहीं तो मंत्री या और भी अच्छा पद मिल जाए। और नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, लड़ाई करेगा। ठीक वैसे ही इनके वंशजों में भी लड़ाई चलता रहा, वही गुलाबों का युद्ध, बहुत ज्यादा लड़ाई चला, जिसके कारण इनकी जो जितनी भी संस्थाएं थी, मंत्री था, बाकी सेनापति था, सब चीज एकदम भंग हो गया था। सैनिक, ये सैन्य व्यवस्था, जो पार्लियामेंट था, सांसद, सब कुछ भंग हो गया था, ध्यान रखिएगा। इनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया था पूरी तरह से। और इंग्लैंड में क्या छा गया था, भूखमरी आ गया था। भूखमरी, जब राजा के परिवार ही आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, भूखमरी आएगा नहीं। इनको अपने लड़ने से फुर्सत नहीं था। अंतिम में कब ये अंत हुआ, हेनरी सप्तम ने जब 1485 में पूरी तरह से इस युद्ध का अंत कर दिया और हेनरी सप्तम जब राजा बना, जब हेनरी सप्तम राजा बना, देखा कि हमारे देश में भूखमरी, बेरोजगारी, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, भूखमरी, बेरोजगारी आ गई है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक नहीं है, लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। और पार्लियामेंट, खासकर पार्लियामेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ का जो सांसद था, जो मंत्री परिषद था, जो राजा को सलाह देता था, अच्छे अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता था, पूरी तरह से तबाह हो गया था। तबाह क्यों हो गया था कि आपस में लड़ते रहते थे और उनको कोई वैल्यू नहीं देता था। इनको ये भी पता नहीं था कि कौन मंत्री है, कौन क्या है, कौन कहाँ से, मतलब कैसे मंत्री बना, क्या हुआ, कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। और मंत्री को बिल्कुल वैल्यू नहीं था। बताइए, मंत्री इतना मेहनत करके मंत्री कोई बनता है और उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो बताइए वो क्या मंत्री रहना चाहेगा, नहीं। मंत्री परिषद जो था पूरी तरह से भंग हो गया था, ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद। और एक बात, कोष पूरी तरह से खाली हो गया था। कोष जो था, इनके पास जो धन था, धन भी पूरी तरह से खाली हो। समझिए, कोई किसी को भी राजा बना दिया जाए, देश में इतनी सारी, देखिए, भूखमरी आ जाए, बेरोजगारी आ जाए, मंत्री परिषद पूरी तरह से तबाह हो गया है, कोई सलाह देने वाला नहीं बचा है, कोष भी खाली है, तो बताइए इस स्थिति में राजा क्या करेगा। इतिहास में यही सोचना होता है कि इस स्थिति में राजा क्या करेगा और अपने देश को कैसे इन सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा, कैसे इन सभी समस्याओं से आगे बढ़ाएगा। तो देखिए इसने क्या किया,
इसने कहा कि देखिए, इसने हेनरी सप्तम ने सोचा कि ये सबसे मतलब इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने का 2-3 गो इसने निर्णय सोचा। सबसे पहले क्या किया, इसने कहा कि मंत्री परिषद को पहले ताकतवर बनाना पड़ेगा। ताकतवर इतना नहीं कि राजा को राजा के पद से हटा दे, नहीं, मंत्री परिषद को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि हाँ राजा को सलाह दे सके, राजा को क्या दे सके, सलाह दे सके। तो मंत्री परिषद ये ढूंढने लगा कि अब कौन कौन से मंत्री थे पहले, वो कहाँ कहाँ भी मंत्री है, सभी को बुलाया कि हाँ आइए, और पार्लियामेंट सांसद की बैठक इसने की। तो मंत्रियों ने कहा कि देखिए, आपके जितने भी बाकी आप लोग जितने भी लड़ाई कर रहे थे, ये किसी ने भी हम लोगों को वैल्यू नहीं दिया, हम लोग मंत्री नहीं रहेंगे। तो इसने क्या किया, मंत्रियों को कहा कि नहीं देखिए, अब हम राजा बन गए, अब अस्थायी राजा हैं, आप लोगों को बिल्कुल वैल्यू दी जाएगी, आप लोग अपना सलाह दीजिए हमको कि कैसे इस समस्याओं से, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा, और एक बात खासकर अशिक्षा थी। आपको पता है कि देश की जो रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी समझते हैं, पिछले वाला जो हड्डी होता है मेरुदंड, उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जिसको बैकबोन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बैकबोन बोलते हैं उसको। तो किसी भी इंसान को मतलब सही तरीके से रहने के लिए, मतलब वो अगर वो सही तरीके से रहे, तो इसके लिए पिछला वाला जो हड्डी है, बैकबोन है, जो कि मेरुदंड बोलते हैं, उसको सही सलामत रहना जरूरी है। वैसे ही किसी भी देश का जो मेरुदंड होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो वो चीज होता है जो देश का मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब ये दोनों तो बेहतर होने ही चाहिए, अगर नहीं ये दोनों बेहतर, समझ लीजिए देश कभी विकास नहीं कर सकता है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए जापान आगे क्यों है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य उसका बहुत ही बेहतर है। पार्ट 2 में जापान के इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर वो छोटा सा जगह कई द्वीपों में बटा हुआ जो देश है कैसे इतना ताकतवर हो गया, और 2 परमाणु बम गिरने के बाद भी वो सही सलामत सब कुछ ठीक ठाक कैसे इतना तबाह हो गया, 2 गो उसका शहर तबाह हो गया। फिर भी आज शिक्षा में क्यों इतना आगे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्यों आगे है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्यों आगे, ऐसा क्या होता है वहां पर। तो वहां पर 2 गो चीजें सबसे मजबूत है, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, ये दोनों चीज बहुत मजबूत है। शिक्षा इस तरह से बनाया गया है, विदेशी तरीका से नहीं, इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। वो शिक्षा तो यानी बौद्धिक विकास होगा, साथ में राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कर भरी जाती है, मतलब राष्ट्रवादी, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम हो, उनको अपने देश से लगाव हो कि देश के लिए कुछ भी कर दे, ध्यान रखिएगा, ये उनकी शिक्षा में शामिल होता है। तो इसने भी मंत्रियों ने सलाह दिया कि देखिए ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, कि आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजों को सुधार करना पड़ेगा। तो हेनरी सप्तम ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य आप तो सही सलाह दे रहे हैं कि सुधार के, लेकिन पैसा कहाँ है, कोष पूरी तरह से खाली हो गया, पैसा नहीं है हमारे पास, क्या करें, महल को गिरवी रख दें कि सिंहासन को गिरवी रख दें, क्या करें बताइए, हथियारों नहीं है, सैनिक तंत्र भी मजबूत नहीं है, कोई भी हमला कर सकता है, बताइए क्या करें हम इस स्थिति में। तो ये मंत्री परिषद ने कहा कि देखिए आप लोग अपने लड़ाई के चक्कर में तो सब धन बर्बाद कर दिए, अब हम लोगों से क्या सलाह मांग रहे हैं। तो ये हेनरी सप्तम ने कहा कि देखिए आप मंत्री परिषद, आप लोग तो सलाह दीजिए, इतने लोग हैं, सलाह दीजिए। देखिए मंत्रियों ने कहा कि देखिए और ये अंतिम उपाय बच रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, और आर्थिक सहायता मांगनी पड़ेगी। जो भी इंग्लैंड में धनी लोग हैं, देखिए ऐसा बात थोड़ा था कि इंग्लैंड में धनी लोग नहीं थे, जहां गरीब होंगे वहां धनी भी होंगे, जहां व्यापारी होंगे वहां मजदूर होंगे। व्यापारियों का काम मजदूरों से ही चलता है ना, मजदूरों से नहीं काम करवाते हैं। जहां व्यापारी धनी होते हैं, मजदूर गरीब, सिंपल सी बात है। जहां पर तो वहां पर मंत्री परिषद ने कहा कि आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसने कहा राजा होकर हम कर्ज लेंगे, क्या कहा हेनरी सप्तम ने, राजा होकर हम कर्ज लेंगे। तो मंत्रियों ने कहा कि राजा होकर लड़ाई कर सकते हैं, ये सब धन बर्बाद करवा सकते हैं, तो क्यों नहीं लेंगे। एकदम ये खुला बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे खुला कि इनको कोई वैल्यू पहले दे ही नहीं रहा था, और इसने वैल्यू दिया था। और इसने कहा इन लोगों को पता था कि ये हमारी बात मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, देश की ऐसी स्थिति जाएंगे कहाँ। तो ये कुछ भी बोल रहे थे कि धन सब मतलब ऐसा कि धन सब तो धन मतलब बर्बाद कर दिया गया, तो क्या करेंगे, कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, कर्ज लिया। कर्ज किससे लिया, व्यापारियों से, व्यापारी से, और जो धनी वर्ग थे, धनी वर्ग से इसने कर्ज लिया। साथ में इसने टैक्स व्यवस्था थी, टैक्स प्रणाली को सुधार किया, और वहां से भी पैसे आने लगे। मतलब 3-4 को तरीके से पैसे आने लगे, और पैसा 2 चीजों पर इसने लगाया, एक शिक्षा पर, एक स्वास्थ्य पर। जब शिक्षा स्वास्थ्य पर लगाया तो शिक्षित धीरे धीरे लोग होने लगे। अब अचानक एक ही दिन में तो शिक्षित हो नहीं जाएंगे, एक ही दिन पढ़कर ऐसा तो पूरा मतलब महान बन नहीं जाएंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य धीरे धीरे क्या होने लगा, इनकी स्थिति में, लोगों की स्थिति में सुधार होने लगा। भूखमरी और बेरोजगारी ये भी समस्या थी, तो इसने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में
कृषि के क्षेत्र में इसने सुधार करना शुरू किया। कृषि के क्षेत्र में सुधार ऐसे करना शुरू किया कि आपको पता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास, ये 15वीं शताब्दी में बना है ना राजा, उस समय भौगोलिक खोज और साथ में ही पुनर्जागरण भी हो रहा था। भौगोलिक खोज और पुनर्जागरण का दौर था। तो भौगोलिक खोज और पुनर्जागरण में नए नए मशीनों का आविष्कार हो रहा था, नए नए चीजें बनाई जा रही थी। तो उसने क्या किया, नई कृषि प्रणाली को अपने देश में लागू करने के लिए प्रेरित किया और नई कृषि प्रणाली लागू हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, कृषि में पैदावार बढ़ने लगे, व्यापारियों का व्यापार चलने लगा और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई और मंत्री पद सब चीजें ठीक ठाक चलने लगा। यही हेनरी सप्तम, ध्यान रखिएगा, हेनरी सप्तम के कार्यकाल के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। उसके पार्लियामेंट का विकास किसने किया, देखिए इससे पहले वाला राजा पार्लियामेंट का कोई वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन इसने क्या किया, पार्लियामेंट का वैल्यू दिया और पार्लियामेंट ने बहुत सारे सुधार किए, तो आगे बताएंगे। अब देखिए इसने क्या और परिवर्तन किए, और देखिए क्या क्या परिवर्तन किया अपने स्तर पर। कुलीनों का विनाश, कुलीनों का विनाश का मतलब ये कुलीन वो वर्ग होते थे जो धनी वर्ग थे और इनका वर्चस्व काफी अधिक था, इनका वर्चस्व काफी अधिक था। कहां पर, इंग्लैंड में। तो हेनरी सप्तम ने कहा कि देखिए इनका वर्चस्व, और कभी कभी ये राजा को धमकी दे देते थे, ध्यान रखिएगा, राजा को धमकी दे देते थे। इसने कहा कि इनको क्या करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा। और कमजोर का मतलब ये करना पड़ेगा कि देखिए किसी को भी एकदम उसको पद से हटाना जरूरी नहीं होता है, उसकी शक्ति इतना कमजोर कर दीजिए, इतना कमजोर कर दीजिए कि उसका कोई वैल्यू ना रहे। ध्यान रखिएगा, किसी की शक्ति इतना कमजोर कर दीजिए, किसी भी घर को गिराना जरूरी थोड़े होता है। अगर घर को कोई वैल्यू नहीं रखना है या कुछ भी नहीं रखना है तो उसको गिराना जरूरी थोड़ा, उसको इतना कमजोर कर दीजिए वो कोनो काम में लायक नहीं बचे। मान लीजिए किसी भी घर को उसकी, मान लीजिए घर को खराब करना है या घर की महत्ता उसको नहीं देनी है, तो क्या जरूरी होता है कि घर को उसको ढा दिया जाए, नहीं, उसको इतना कमजोर कर दीजिए, इतना खराब हो जाए, इतना खराब कर दीजिए कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहे उस। इसीलिए, और देखिए इसीलिए इसने क्या किया, कुलीन वर्ग का पूरी तरह से विनाश नहीं किया, कुलीन वर्ग को कमजोर करते गया। एक तो कर्ज लिया था इन लोगों से और उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारी शक्तियां वो छीन लिया था। आप कहेंगे कुलीन वर्ग कर्ज दे रहा था और इसको शक्तियां छीनी जा रही, तो कुछ बोल नहीं रहा था। इनको लग रहा था कि राजा क्या करेंगे, राजा इतने दिन से राजा अपने में लड़ ही रहे थे, क्या कर लेंगे। और धीरे धीरे कुलीनों की शक्तियों को क्या करने लगा, अपने पास रखने लगा, शक्तियां उनसे छीनने लगा। जितनी भी शक्तियां थे उनको, जितने विशेषाधिकार इनको मिलते थे, ध्यान रखिएगा विशेष अधिकार दिए जाते थे, ये सब धीरे धीरे शक्ति क्या करने लगा, अपने पास करने लगा। ये जरूरी नहीं है किसी को भी, मतलब उन कुलीनों को कमजोर करने लगा, ये कुलीन को कमजोर करने लगा। उसके बाद दासत्व का इसने अंत किया। अब दासत्व क्या, दास व्यवस्था जानते हैं, दास व्यवस्था और दास व्यापार आप लोग पढ़े भी होंगे, पहले पढ़ाए भी होंगे दास व्यवस्था के बारे में। दास क्या होते थे, किसी को जिंदगी भर के लिए खरीद लिया जाता था, उसी को दास कहते हैं। नौकर होते हैं ना, तो नौकर नॉर्मली क्या होते हैं, मंथली उनको सैलरी दिया जाता है। आपको मान लीजिए नौकर है, उनको मंथली सैलरी दिया जाता है, इतना मतलब पैसा दिया जाता है मंथली। लेकिन ये ऐसे दास, ऐसे नौकर होते थे। अब नौकर वो है तो मंथली जिनको सैलरी दी जाती है, जिसकी मर्जी, एक महीना काम किया उसके बाद चला गया कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, आपका काम नहीं पसंद है। लेकिन दास भी नौकर ही होते थे, लेकिन ये ऐसे नौकर होते थे कि जिंदगी भर के लिए होते थे। एक बार इनको खरीद लिया जाता था और उनके बाद जिंदगी भर काम करवाया जाता, एकदम अनलिमिटेड काम, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा तक काम करवाया जाता है इन लोगों, समझ लीजिए, दासों से। तीसरी जगह की दास का मतलब बहुत ही खराब हालत है यहाँ पर। तीसरी धीरे धीरे दास व्यवस्था का अंत किया और दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि देखिए दास व्यापार किसी को आप खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। मतलब दास व्यवस्था पूरी तरह से इसने क्या किया, अंत कर दिया। अब देश की स्थिति सुधारना है तो बहुत सारे कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत लोगों से क्या करना पड़ता है, बहुत लोगों की शक्तियां छीननी पड़ती है, बहुत सारे नियमों में सुधार करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसने दास व्यवस्था का अंत किया। उसके बाद सशक्त राजतंत्र की स्थापना की। सशक्त राजतंत्र मतलब राजा का अपना पावर दिखाया इसने। हेनरी सप्तम ने अपना पावर दिखाया। पहले राजा का कोई वैल्यू नहीं होता था, आपस में लड़िएगा तो क्या वैल्यू होगा, ये सब आपस में लड़ जाता था। अब इसने सशक्त राजतंत्र की स्थापना की, राजा के एकदम ऐसा कि शक्ति दिखाया। इसने सैनिक तंत्र मजबूत किया, राजा का निर्णय को मजबूत किया और सब कुछ मजबूत किया और कड़े दंड का प्रावधान किया कि जो भी गलतियां कर रहा है उसको कड़े दंड दिया जाए, क्योंकि राजा के प्रति लोगों के मन में जो गलती कर रहे हैं उनके मन में भय होना चाहिए कि गलती ना करें। इसने सशक्त राजतंत्र की स्थापना की, यानी एक सुव्यवस्थित अच्छा राजतंत्र की इसने स्थापना की। उसके बाद पुनः जागरण का प्रभाव तो लोगों पर पड़ा ही था उस समय, और भी अपने देश में पुनः जागरण का प्रचार प्रसार इसने किया कि बाकी देशों में क्या हो रहा है, हमारे देश को भी लोग जाने समझे,
उन चीज़ों को पढ़ें जो बाकी देशों में अच्छी अच्छी सामग्री है उनको अपने देश में लाया। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे पुणे जागरण के प्रभाव, नए नए मशीन का आविष्कार हो रहा था, नए नए चीज़ें विकसित हो रही थी, अलग अलग देशों में व्यापारी जा रहे थे, सभी कार्य किया। अपने देश के व्यापारियों को भी अलग अलग देशों में भेजा। बाकी जो मशीनें बन रही थी उन मशीनों को अपने देश में भी लेकर आया और अपने देश में व्यापारियों से भी कहा कि आप इन मशीनों को अपनाइए, इन मशीनों से जो भी सामान बनाया जा रहा है उन मशीनों से बनाइए। मतलब नए तरीका से एकदम आधुनिकीकरण किया, ध्यान रखिएगा, आधुनिकीकरण किया इसने। उसके बाद कानून के समक्ष समानता इसने किया कि कानून के समक्ष सबको समानता होनी चाहिए। कुलीन वर्ग और जो मंत्री परिषद होते थे, ये क्या इनको विशेषाधिकार भी कुछ होता था। इनको मंत्री परिषद को थोड़ा कम, कुलीन वर्ग जो धनी वर्ग होते थे काफी अधिक विशेषाधिकार उनको होता था कि सबको समानता नहीं होती थी। ये क्या करते थे, मान लीजिए कुलीन वर्ग ने कोई गलत कार्य किया तो इसने क्या करते थे, न्यायालय के समक्ष जाते थे ना तो इनको विशेषाधिकार मिलता था, ये छूट जाते थे। ऐसे ही कोई इनको सजा नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता, छूट जाते थे। इसने कहा क्या कहा, कानून के समक्ष सबको समानता होनी चाहिए, जो गलती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गलती, अब देखिए धीरे धीरे इसकी स्थिति में सुधार आने लगा था, सब कुछ होने लगा था। इसके बाद पैसा, सैनिक, सब कुछ होने लगे थे। तो डर के चलते अब कुलीन वर्ग भी कुछ नहीं बोल रहा था, ध्यान रखिएगा। भले इसने कर्ज दिया था तो धीरे धीरे कर्ज भी वापस कर रहा था। भले ही कुलीन वर्ग ने कर्ज दिया था लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अब राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। राजा की शक्ति में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। और राजा से ही, राजा के देश में रहकर राजा से ही कुछ उल्टा पुल्टा तो ये कर नहीं सकते थे। और राजा के साथ पूरी जनता खड़ा थी, ध्यान रखिएगा। कुली ऐसा तो बात नहीं है कि राजा कुछ गलत कर रहा है, राजा के साथ पूरी जनता खड़ा थी वहां की, क्योंकि राजा इतने अच्छे अच्छे सुधार कर रहा था। कुलीन वर्ग भी अब कुछ नहीं बोल रहा था। नई विदेश नीति, इसने नई विदेश नीति का संचालन किया, नए नए देशों से दोस्ती बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे दुश्मनी करना जरूरी नहीं होता है, अपने पड़ोसियों से खासकर दोस्ती बनाकर रखनी पड़ती है। हाँ, पड़ोसी ही कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनसे दोस्ती करना संभव ही नहीं होता है, लेकिन जितना हो सके इसने पड़ोसी से क्या बनाया, दोस्ती। मतलब हर तरह के सुधार किए ताकि देश में एक अच्छा कानून बन सके, देश अच्छी पोजीशन पर पहुंच सके, हर वो काम किया। पार्लियामेंट के इसने विकास किया, आपको पता है मंत्री परिषद, पार्लियामेंट यानी सांसद के अंतर्गत ही मंत्री परिषद आते थे ना, उसमें बहुत सारे सुधार किए। और मंत्रियों की स्थिति में बहुत सारे इनको मतलब एक अच्छा ओहदा दिया, अच्छा पद दिया। राजा जो था, ये तो राजा था ही, इसने अपने मतलब मंत्रियों को ठीक ठाक वैल्यू दिया। और इसने कहा कि जो भी सलाह लेने होते थे मंत्रियों को बुलाता था, मंत्रियों को रेगुलर तौर पर बैठक करवाता था। मतलब और अलग अलग और भी इनको कई सुविधाएं दी, मंत्रियों को बहुत सारी सुविधाएं दी और बहुत सारे विकास किए। और साथ में ही मंत्रियों द्वारा कुछ अपनी मांगों को भी रखा गया, ध्यान रखिएगा, ये मांगों को भी रखा गया और इन मांगों को माना भी है। कौन माना? हेनरी सप्तम ने इन मांगों को भी क्या किया, माना। और ये समझा कि इन मांगों में क्या क्या ये लोग कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि राजा के पास पहुंचने का अधिकार हम लोगों को होना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि राजा के पास पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि मंत्री परिषद कोई भी सलाह दिया ना, कोई भी अपने बात उठाया ना, तो राजा से मिलना ही नहीं जा रहा था। अगर राजा के खिलाफ कोई भी बात आया ना तो राजा के पास ही बातें नहीं पहुंचती। और राजा खुद कहता था कि मंत्रियों को हमारे पास मत मिलने दो, हमें कोई उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो इन मंत्रियों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी बात हम आपके सामने आकर कह सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास पहुंचने का मतलब पूरा अधिकार हो सकता है, आप मना नहीं कर सकते, नहीं हमारे पास मत आओ। ध्यान रखिएगा। तो ये पहला, ठीक है, मान लेते हैं। फिर बोलने की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता मतलब राजा के खिलाफ भी बोलने की स्वतंत्रता हो। ऐसा नहीं कि राजा कोई गलत काम कर रहा है तो हम नहीं बोलेंगे या नहीं उसको मना करेंगे या अलग सलाह नहीं देंगे। राजा चाहता है वही सलाह नहीं देंगे। हम बोलने की स्वतंत्रता पूरी तरह से होनी चाहिए। और कैद न होने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी राजा के खिलाफ गलत बात बोल दिया और राजा हमको कैद करवा दिया, नहीं। जेल में भी हम लोग बंद नहीं होंगे, हम लोग मंत्री है, जेल में जब तक कोई वैसा गलत काम नहीं करेंगे, जनता पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे या कोई और भी बड़ा कोई क्राइम नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कैद होने का बिल्कुल नहीं, हम लोग कैद नहीं होंगे, ऐसा कुछ हमको प्रावधान करके दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। उसके बाद चुनाव के नतीजे में हस्तक्षेप, जो भी चुनाव होंगे, मंत्रिपरिषद के चुनाव होता था, तो जो भी चुनाव होंगे और नतीजे में हस्तक्षेप का मतलब उल्टा पुल्टा नहीं ये लोग करेंगे। ये लोग ये कह रहे थे ना
कि चुनाव में इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे कि अगर कोई भी चुनाव में गलत काम हो रहा है तो वहाँ पर पूरी तरह से हम लोगों को आज़ादी होगी, कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का आज़ादी होगी। कि मतलब चुनाव में कुछ कोई भी हस्तक्षेप कर सकते हैं हम। कोई भी गलत काम होगा तो, ये नहीं कि सही काम होगा वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी गलत काम होगा तो वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, और वित्त विभाग पर राजा से बातचीत कर सकते हैं। तो मतलब कौन सा पैसा कितना आया, कहाँ से गया, कहाँ से लाना है, क्या करना है, मतलब पैसा का जो हिसाब होगा वो हम लोगों के सामने होगा, हम लोग बातचीत भी करेंगे। राजा ने कहा ठीक है। तो ये सब बातें हुआ और धीरे धीरे इंग्लैंड की स्थिति क्या होने लगी, सुधार होने लगी। और बाकी जो राजा थे, हेनरी अष्टम था, इसी के विचारधारा पर चल रहा था। ये थोड़ा सा सुधार किया। फिर एडवर्ड अष्टम आया, फिर मैरी, फिर एलिजाबेथ। ये सभी ने बहुत अच्छा तरह से शासन किया, बहुत अच्छा से इनकी शासन प्रणाली रही। और इसके बाद स्टुअर्ट वंश आया, इसके बाद ट्यूडर वंश के बाद स्टुअर्ट वंश। तो स्टुअर्ट वंश तो गौरवपूर्ण क्रांति जब पढ़ा रहे थे इंग्लैंड की क्रांति, तो उस समय स्टुअर्ट वंश के बारे में पूरा अच्छा तरह से, ठीक इससे पिछला वाला चैप्टर में स्टुअर्ट वंश के बारे में एकदम बेहतरीन बताए हैं। स्टुअर्ट वंश के बारे में, इसके बाद स्टुअर्ट वंश आया तो उसके बारे में बेहतरीन बताए हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो हमें लगता है समझ में, क्योंकि मुख्य रूप से यही एक मुख्य राजा था जिसके बारे में अच्छा तरीके से पढ़ना था। बाकी सब ठीक थे, मतलब उतना बेहतरीन काम नहीं किया, लेकिन ठीक ठाक ये भी शासन प्रणाली चला रहे थे। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद और एक चैप्टर बचा हुआ है, तो वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। और जल्द ही अब अगले दिन से आप लोगों का एक नया बैच चालू होने वाला है, जो कि एकदम विस्तार से शुरू से पढ़ाया जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और चैप्टर है, उसको जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।